Question number first from the French Revolution is the city of Paris is located in. We all know city of Paris is located in France. So C, option C is the right answer. Okay, question 2, very important question. In this book Montesquieu ने इनमें से किस बुक में मोंटेस्क्यू ने प्रपोज की थी that the division of power should be between लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर डिवाइड हो जानी चाहिए. इनमें से किस बुक में ये ऐसा कहा गया था? सो द राइट आंसर इज द स्पिरिट ऑफ लॉज. ऑल्सो पता लगाने का एक बहुत ईजी तरीका ये भी था कि मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज ही है इन चारों में से. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन बाय रोजू. द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय जॉन लॉक एंड द दास कैपिटल वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स. नाउ question number 3, again very good question. Who among the following sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch? इनमें से किसने लोगों को प्रूव करने की कोशिश की थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग? बेसिकली पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन होता क्या है. डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का मतलब होता है कि लोगों का ऐसा मानना था, मीन्स मोनार्क राइट टू रूल कम्स फ्रॉम गॉड. दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी अर्थली अथॉरिटी. सो इस चीज को रिफ्यूट करने की ट्राई किया गया था लॉक के द्वारा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इस तरह के क्वेश्चन आर फेवरेट ऑफ योर टीचर्स जो आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं. सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन. इसमें कॉलम ए होता है, कॉलम बी होता है, आपको उसको मैच करना होता है. नाउ व्हाट वाज लिवरे? लिवरे वाज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस. वेरी इजी. टिथ वॉज द टैक्स लीविड बाय द चर्च. चर्च के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स टिथ बोलते थे. Now who was clergy? Clergy was a group of person invested with special functions in the church. चर्च के साथ जुड़े हुए लोगों को हम क्लर्जी बोला करते थे. And what was tally? Tally was the tax paid directly to the state. So option C is the right answer. Question number 5, easy one. इनमें से किस तारीख को फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था? तो राइट आंसर इज सी. ऑन 21 September 1792 France was declared as a republic. Now question number 6, dash period is referred to as the reign of terror. So option B is absolutely wrong because यहाँ पे 9 साल का गैप है. हमें पता है reign of terror जो है वो 1 साल के लिए चला था. So this was the period of mass execution and violence. रोबर्सफियर के द्वारा लेड किया गया था, who was the leader of Jacobin Club. So the right answer is C. 1793 to 1794 का जो पीरियड था उसको हम reign of terror के नाम से जानते हैं. Now, which among the following depicts the personification of the law? Personification of the law is depicted by the winged woman. Very important question. The depiction वाले जो क्वेश्चन होते हैं, these are also very important. क्वेश्चन 8 भी उसी से है कि कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है. सो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, द ब्रोकन चेन को हम सिंबलाइज करते हैं द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. The bundle of rods and faces was the symbol of strength lies in the unity. एकता में शक्ति है. Now, scepter was the symbol of royal power and snake biting symbol of eternity. So option A is the right answer. Very important. The term dash is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. The right answer is old regime के नाम से हम उसको जानते थे. From which country had an absolute monarchy before 1857? 1857 से पहले मोनार्की हुआ करती थी. So France is the right answer in this case. India हो सकता था if given date was 1858. We all know India before 1858 ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हुआ था and India became republic in 1950. Right. Which country experienced a revolution prior to 1857? 1857 से पहले रिवोल्यूशन जिस कंट्री में हुआ? अगेन फ्रांस. इंडिया में भी रिवोल्यूशन हुआ था, द इंडियन रिबेलियन के नाम से हम जानते हैं. वो 1857 1858 वाले पीरियड में माना जाता है. बट प्रायर टू 1857 पूछा गया है, तो राइट आंसर विल बी फ्रांस, नॉट इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट या सिटीज ओन्ड इट देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो उनके अंदर आई थी, जो फले फूले थे, वो स्लेव ट्रेड की वजह से फले फूले थे. सो स्लेव ट्रेड में बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट किया करते थे स्लेव को, जो कि अफ्रीकन होते थे अमेरिका में और यूरोप में. फ्रांस में हमें ये भी जान लेते हैं, एक्स्ट्रा है थोड़ा, क्वेश्चन से अलग है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन स्लेवरी एबोलिश की गई थी फ्रांस कॉलोनीज में 1794 में. नेपोलियन ने उसको रीइंट्रोड्यूस किया और फाइनली 1848 में जाके स्लेवरी फाइनली एबोलिश की गई फ्रेंच सोसाइटीज में. सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी बोथ बोर्डियूक्स एंड पेरिस, बोर्डियूस एंड नैंटिस. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. नाउ
इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर लिया था, क्राउन किया था। नाउ असर्शन रीजंस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं असर्शन रीजन में। सो द असर्शन इज द न्यूज स्प्रेड दैट लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। करेक्ट, लुइस 16 बाकी अगेन टैक्सेस लगाना चाह रहे थे। Now the reason is increase in taxes to meet the expense of the state generated anger। जब ये न्यूज़ फैली कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, अपना स्टेट जो है लुई 16 अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, पूरा करने के लिए अगेन टैक्स इंक्रीज करने वाले हैं, देन द जो लोग थे स्पेशली थर्ड स्टेट के लोग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेन दिस सिस्टम। सो दिस इज अगेन करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। Assertion is correct, reason is correct, and assertion and reason is the correct explanation of assertion, which is our option A. So good question. Now 15th question पे आते हैं। 15th क्वेश्चन पे बोला गया है कि ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। हमने भी पीछे भी देखा था ये क्वेश्चन, अगेन करेक्ट। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, यस। ब्रोकन चेन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, बिकॉज जो स्लेव्स होते थे उनको चेन में बांध के रखा जाता था। सो द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, और एंड रीजन असर्शन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दिस रीजन। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। नाउ असर्शन इज इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइम वाले फ्रांस में the monarch had to call a meeting of East State General which would then pass his proposal for a new taxes, correct. Reason is, however, the monarch alone could decide when to call a meeting of the body, which is also correct, but it is not explaining the assertion, so the right answer will be B in this case. Now question number 17 पे आते हैं। It was finally in 1946 in France won the right to women of France 1946 में right to vote मिला था, which is correct। 27 अक्टूबर 1946 if I am recalling it right, 27 अक्टूबर 1946 को फ्रांस की वुमेन को जो था राइट टू वोट मिल गया था। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, विच इज ऑल्सो करेक्ट बट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, सो ऑप्शन बी is the right answer of the question 17th. Now let's move on to question number 18. Question number 18 is the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations, which is correct. Reason is this was meant by triangular slave trade between Europe, Africa and America, which is also correct and it is explaining the assertion correctly. So the right answer is it. So let me tell you, triangular trade slave क्या होता था? Triangular slave trade was Europe, Africa और अमेरिका। ये लोग स्लेव्स को ट्रेड किया करते थे। अफ्रीकन स्लेव्स अमेरिका जाया करते थे, वहां से यूरोप जाते थे एंड देन सेंड, इफ किस्मत अच्छी रही तो अफ्रीका जाते थे, एंड दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो बेसिकली प्लांटेशन के लिए और इन कामों के लिए इन स्लेव्स को रखा जाया करता था। सो दिस इज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ question number 19, the National Assembly had long debates about whether right of man should be extended to all French subjects including those in colonies like women and slave. Yes, this is right, ये debate की गई। Now throughout the 18th century there was criticism of slavery in France, which is also correct, but it is not explaining the assertion, so the right answer will be B, which is assertion is correct, reason is correct, but assertion is not the correct explanation which is provided in the reason. Now question number 20. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. It is correct. पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 23 मिलियन हुआ करती थी 1715 में, इट रोज टू 28 मिलियन इन 1789। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से प्राइस ऑफ ब्रेड जो एक स्टेपल डाइट होती थी वो बढ़ गई थी। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप pace with the demand, which is also correct. So answer is A. This is the correct reason of the bread price जो बढ़ी थी। Now question number 21. In the French society of East States, peasant made up to 40% of the population, which is wrong. Peasants जो थे वो 40% of the population नहीं थे, they were 90% of the population. So assertion ही गलत है। The correct answer will be D. Assertion is wrong and reason is correct. अगर assertion ही गलत हो जाए तो only option we have left is D. Only a small number of them owned the land they cultivated. बिल्कुल सही है कि बहुत कम ही peasant ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड होती थी जिसपे वो अपना कल्टीवेशन कर सकते थे। Now question number 22.
Tithe was a tax levied by the church. Very good, it is correct. It compromised 1/10 of the agriculture produce. बिल्कुल सही है. वह 1/10वां हिस्सा देना होता था अपने प्रोड्यूस का चर्च को. But it is not explaining the assertion, so the right answer will be B. Now let's move on to socialism in Europe and the Russian Revolution. ये 22 क्वेश्चन जो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के करे, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन जैसे बाकी वीडियोस में दिखाए गए हैं नहीं देखने की जरूरत है. द टाइम इज़ वेरी लेस नाउ. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इन 22 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना. बहुत रिसर्च और काफ़ी सारी बुक्स के साथ टैली करने के बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं. सो होप इट्स हेल्प्स. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु वाज रॉबर्ट ओवन. तो रॉबर्ट ओवन वाज इंग्लिश मैन्युफैक्चरर इज द राइट आंसर. रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे. बेसिकली ही वाज अ बिजनेसमैन. टेक्सटाइल का बिजनेस हुआ करते थे. ही वाज आल्सो फिलैंथ्रोपिस्ट. बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? ऐसे रिच लोग जो गरीबों की हेल्प करते हैं, पैसे से या किसी भी तरीके से हेल्प करते, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग देम मनी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो रॉबर्ट ओवन वाज अ इंग्लिश मैन्युफैक्चरर. बेसिकली टेक्सटाइल का बिजनेस था. फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे. नाउ व्हाट वाज मेंट बाय न्यू हार्मनी. न्यू हार्मनी का मतलब क्या था? तो न्यू हार्मनी वाज अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी एस्टेब्लिश बाय सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवन, जिसके बारे में हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा. यूएसए में उन्होंने एस्टेब्लिश की थी न्यू हार्मनी. अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी. क्वेश्चन नंबर 3, when was the second international for socialist ideas formed? So the right answer for this is 1870 में ये फॉर्म की गई थी. What was Marseillais? Marseillais was a war song. एक वॉर के समय चलने वाला सॉन्ग ये हुआ करता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई आपको करना है. इस तरह के क्वेश्चन कॉन्टेम्पेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में इनको बोलते हैं. ये आ रहे हैं आजकल, बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा इन क्वेश्चंस को एग्जाम में. सो दिस पेंटिंग इज पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून ऑफ 1871. 1871 में पेरिस कम्यून की ये पेंटिंग है. It was a short-lived revolutionary government. Paris Commune was a short-lived revolutionary government that ruled Paris for approximately 3 months. 3 महीने के लिए इन्होंने रूल किया था. So it was a painting of that particular thing. Now question number 6. Question number 6 में basically पूछा गया है when was the socialist revolutionary party formed in India? Very important question, a very easy one. 1900 याद रखना भी easy है. 1900 में socialist revolutionary party रशिया में फॉर्म की गई थी. Now what was the elected consultative parliament in Russia called? elected consultative parliament रशिया में किस नाम से जाना जाता है? डूमा के नाम से पार्लियामेंट को बेसिकली जाना जाता है. कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. पार्लियामेंट को रशिया में डूमा के नाम से जाना जाता था. Who was the ruler of Russia in 1914? 1914 में रशिया के रूलर का नाम सार निकोलस सेकंड. एंड आइडेंटिफाई द रशियन लीडर. बेसिकली सार निकोलस सेकंड आपके सामने मौजूद है भाई साहब. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर डैश रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल. कौन सा बोल्शेविक लीडर था जो वापस लौट के आया था अपने एक्साइल से, लंबे एक्साइल के बाद? तो द आंसर इज लेनिन. रिटर्न टू टेक चार्ज ऑफ बोल्शेविक्स. वो आए और बोल्शेविक का लीडर बने. चार्ज उन्होंने संभाला था दोबारा से. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया? पहले वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था रशिया में? रशिया हैड लॉस्ट अबाउट 7 मिलियन सोल्जर्स. बिल्कुल सही, लगभग 70 लाख सोल्जर्स मारे गए थे, गवाए थे रशिया ने. इट्स क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बैडली. अगेन करेक्ट, क्रॉप्स और बिल्डिंग्स काफी डिस्ट्रॉय हुई थी. हैवी इंडस्ट्रियल लॉस क्रिएटेड एन एक्यूट फूड सिक्योरिटी विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने फेस की थी. हु वॉज मार्फा वैसिलीवा? मार्फा वैसिलीवा इनमें से कौन थी? शी वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज और शी वॉज अ ब्रेव वर्कर हु ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल स्ट्राइक विच इज करेक्ट. ये एक ब्रेव लीडर थी जिन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की थी. पुअर वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग आवर को लेके, लो वेजेस को लेके जो वुमेन की हालत थी इंडस्ट्रीज में, उसको लेके इन्होंने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की थी जिस वजह से काफ़ी फेमस हुई थी. एंड डेट वाज अ वेरी ब्रेव वर्क. ओके, हु वर नोन एज द ग्रीन्स? ग्रीन्स किसको कौन होते थे इनमें से ग्रीन? सो द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को हम ग्रीन बोलते थे. बेसिकली 3 नाम से जाने जाते थे. ग्रीन होते थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, दे आर ग्रीन. जो प्रो सारिस्ट होते थे इनको हम जानते थे वाइट्स के नाम से. एंड जो बोल्शेविक्स होते थे दे वर नोन एज द रेड्स. अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन्स भी पूछा जा सकता है, रेड्स पूछा जा सकता है, व्हाइट्स पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। बोल्शेविक्स को रेड्स के नाम से जाना जाता था, प्रो सारिस्ट्स को व्हाइट्स के नाम से जाना जाता था, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को हम ग्रीन्स के नाम से संबोधित किया करते थे, बुलाते थे। बाय विच नेम द वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया कोल्ड, इनमें से किस नाम से जो अच्छे खासे पीजेंट्स थे जिनके पास अपनी जमीन थी, वेल टू डू पीजेंट्स बेसिकली हम बोलेंगे, उनको किस नाम से जाने जाते थे? तो द करेक्ट आंसर विल बी कुलाकास। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खोलखोज, खोलखोज बेसिकली कलेक्टिव फार्म थे। सोवियत यूनियन में कलेक्टिव फार्म्स को खोलखोज बोले जाता था। कलेक्टिव फार्म्स ये थे। आगे क्वेश्चन है कलेक्टिव फार्म से, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक of your Russian Revolution. Now क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द डिमोन्स्ट्रेटर्स एंड कोल्ड आउट दी, इनमें से कौन सी चीज कोल्ड आउट की थी? तो कैवेलरी बाहर निकाली गई थी। बेसिकली कैवेलरी क्या होती है? ऐसे सोल्जर जो हॉर्स बैक पे फाइट करते हैं, घुड़सवार सेना हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके आए हैं। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। एंड सो इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ ऑल द टाइम, ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल सही है। ये आपको हूबहू ये लाइन याद होनी चाहिए। कई क्वेश्चन है जिसमें लाइन यूज होती है। प्रो टिप, रीजन है द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड, जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन से कंसर्न होते थे कि उनका खुद का फायदा होना चाहिए, और वेलफेयर, दूसरों के वेलफेयर से उनका कोई लेना देना नहीं था, विच इज ऑल्सो करेक्ट। इसी वजह से उनको रूट कॉज ऑफ इविल माना जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन, विच इज करेक्ट। दे वांटेड न्यू मशीनरी टू बी इंस्टॉल इन द फैक्ट्री। नो, वो फैक्ट्री में कोई न्यू मशीन को लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो एसोसिएशन बना रहे थे बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, मोर वेज के लिए, इनके लिए। तो रीजन इज रॉन्ग। सो द सी दैट असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे हम मूव ऑन करते हैं। सम सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेटिव, बिल्कुल सही है। कुछ सोशलिस्ट थे जो कॉर्पोरेटिव के आइडिया को में मानते थे, बिलीव करते थे। रीजन इज other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale and only through individual initiative के ही हम cooperative बना सकते हैं। demanded the government encourage cooperatives, which is also correct but it is not the correct explanation of this, so the B will be the right answer of this question. Now क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। पार्टी बनाना बिल्कुल भी लीगल नहीं होता था रशिया में उस समय, सो इट वाज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। All political parties were illegal in Russia before 1914, which is the correct explanation also. So A is the right answer of this question. Now question number 20. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. बिल्कुल सही। बहुत बड़ा रीजन था कि जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे, तो इस वजह से वो माना जाता है। 1905 में के रिवोल्यूशन में सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट ऑफ डूमा, विच इज ऑल्सो करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन। इसका जो रीजन है कि जो ये 1904 था वो बैड वन था वर्कर्स के लिए, बिकॉज प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज अप। हर एसेंशियल चीज के प्राइजेस थे जो बढ़ गए थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैड ईयर फॉर रशियन वर्कर्स। तो द बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप, बिल्कुल सही है। द वॉर हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री, सीवियर इंपैक्ट इंडस्ट्री पे हुआ, इसी वजह से ये काम हुआ था, बिल्कुल सही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इन द विंटर ऑफ 1917 के विंटर में कंडीशन ऑफ द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम, करेक्ट, काफी ग्रिम कंडीशन थी वहां पर। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल, बिल्कुल सही। मैं समझाता हूं, जो लेआउट था सिटी का वो कैसा होता था, नेवा रिवर थी, नेवा रिवर के लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस होता था, जो फैशनेबल विंटर पैलेस भी यहीं पे था। फैशनेबल जो एरिया होते हैं, जो हाई क्लास एरिया होते हैं, वो सब इस तरफ हुआ करते थे। और नदी के राइट साइड में जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास यहाँ पे रहती थी, जो उनके क्वार्टर्स होते थे, उनकी फैक्ट्रीज होती थी। तो कंडीशन जो थी, जो सिटी का लेआउट था, वो साफ साफ दिखा रहा था कि जो पावर है वो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में इतनी अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई इन 1917 जो कैपिटल पेट्रोग्रेड थी, वो वहाँ पर कंडीशन काफी ग्रिम थी। ए विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव ऑन करते हैं। ऑन संडे 25 1917 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया था, विच इज करेक्ट, डेट इज करेक्ट। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, विच इज करेक्ट, बट
सस्पेंड क्यों किया था ये इसमें नहीं बताया गया, तो आंसर विल बी बी। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो ए होता, इट्स बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर में लेनिन बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 24th क्वेश्चन, इन सितंबर में, बिल्कुल सही, लेनिन ने अपराइजिंग शुरू की थी। अपराइजिंग यानी कि विद्रोह जो था उसके डिस्कशन शुरू कर दी थी सरकार के अपोजिट वो विद्रोह करने वाला था। रीजन इज एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप, which is correct. That's why he was planning an uprising. So the answer A. बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्शन इंक्रीजेस रैपिडली ड्यू टू स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। व्हाट डू यू थिंक? नो, इट इज रॉन्ग। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या होता था? सोवियत पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे टू गिव अप देयर फार्म्स, अपना फार्म्स दे दो, एंड ज्वाइन कलेक्टिव फार्म्स, जिनको खोलखोज बोलते थे। कलेक्टिव फार्म्स पे खेती करो, जो भी प्रॉफिट होगा वो विच वाज डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स। बट स्टालिन के इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, नहीं मिली थी ग्रोथ देखने को। सो इट इज रॉन्ग। और जब आपको पता ही असर्शन गलत हो जाए तो रीजन तो आपका पक्का सही होना है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देयर वाज बैड हार्वेस्ट ड्यूरिंग 1930 से 1933, बिल्कुल बैड हार्वेस्ट हुई थी। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगेन अ इंपॉर्टेंट वन। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिसास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो पीरियड था वो इसी कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था उसी के डिसास्टर से लिंक किया जाता है। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। सरकार ने इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में प्राइजेस को फिक्स कर दिया था कि इस प्राइस पे हम ग्रेन्स को सोल्ड करेंगे, बट द पीजेंट रिफ्यूज्ड टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस, और उन्होंने मना कर दिया था, विच इज अगेन करेक्ट, और रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। In spite of collectivization, production did not increase immediately, which is correct. Production नहीं बढ़ी थी एकदम से. The bad harvest of 1930 to 1933 led to the most devastating famines in the Soviet history when over 4 million died. बिल्कुल सही. A is the right answer of this question again. Now, let's move on to the third chapter, which is the last chapter of your history book. जो chapter 4 और chapter 5 हैं, they are not in the final syllabus. बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता है और वो गलत अप्रोच के साथ उन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो चैप्टर भी आएंगे। दिस इज नॉट ट्रू। ओनली लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 आर इन द फाइनल सिलेबस। लेसन 4 और लेसन 5 आपकी यूटीज वगैरह में आए होंगे। दे आर ओनली पीरियडिक असेसमेंट चैप्टर्स, नॉट दी फाइनल जो आपका अब एग्जाम है कुछ दिनों में, उसमें 4th और 5th चैप्टर नहीं आ रहे हैं। आप अपने स्कूल में भी कंफर्म कर सकते हैं, बट CBSE का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आर नॉट इन द सिलेबस। नाउ the last chapter, Nazism and the rise of Hitler. First question है, what was the main reason of Germany's defeat in the first world war? पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार का मेन कारण क्या था? It had a weak military, बिल्कुल गलत, मिलिट्री स्ट्रेंथ वीक नहीं थी। The allies were strengthened by the entry of US, बिल्कुल पॉसिबल। यूएस की एंट्री की वजह से एलाइज जो थे वो ज़्यादा मजबूत हो गए थे। एलाइज के अंदर कौन कौन से देश हुआ करते थे? एलाइज के अंदर था ग्रेट ब्रिटेन था, यूएस की एंट्री हो गई थी, यूएस के साथ साथ सोवियत था, सोवियत यूनियन। इनके अपोजिट जिनके साथ इनकी फाइट थी डेट वर नोन एज एक्सिस। एक्सिस में आपकी जर्मनी हो गई, जर्मनी के अलावा इटली, जापान इसका पार्ट थे। सो यूएस की एंट्री की वजह से जो एलाइज थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। डेट्स वाई जर्मनी को हार फेस करनी पड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वार वेटरन ऑर्गेनाइज्ड थ्रू विच द वेइमार रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग? सो वेरी इजी, फ्री कोर्प्स के नाम से हम उनको जानते थे। हु सपोर्टेड द वेइमार रिपब्लिक? वेइमार रिपब्लिक को कौन सपोर्ट किया करता था? सो सोशलिस्ट भी करते थे, कैथलिक्स भी करते थे, डेमोक्रेट्स भी करते थे। डी इज द राइट आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी बुक में 100% इस तरह का मिलने वाला है। आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% है जो इस तरीके से आएगा। इट्स माई गारंटी। 1889 में हिटलर पैदा हुआ था। 1919 में द नाजी पार्टी वॉज फॉर्म्ड, करेक्ट। 28 Feb 1933 फर्स्ट डिग्री, 3 March 1933 enabling act was passed. Okay, A is the right answer, easy one. In September dash यानी आस्किंग फॉर ईयर, किस सितंबर किस ईयर में जर्मनी ने पोलैंड को
इन्वेड किया था? सो द राइट आंसर इज 39। 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, सितंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 6, डैश was the natural scientist who tried to explain the creation of plant and animal through the concept of evolution of natural selection। इनमें से किस साइंटिस्ट ने, नेचुरल साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी? बहुत ईजी है, अब वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग बायो आगे जाके लेंगे इन योर 11th एंड 12th तो आप इस बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भी। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज चार्ल्स डार्विन। Full name is Charles Darwin। The night of November dash is remembered as the night of broken glass। Year again asking for year कि किस ईयर में, नवंबर विच ईयर को हम नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानते हैं? तो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बेसिकली हम मानते हैं कि एक वॉयलेंट अटैक हुआ था ज्यूज के ऊपर, जो कि हुआ था 1938 में, इज द राइट आंसर ऑफ दिस, जिसमें सैकड़ों जूस मारे गए थे एंड आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग राइट 30,000 के आसपास जूस को अरेस्ट किया गया था। तो इसको हम द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानते हैं, डेट इज नवंबर 1938। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर जो जनरल गवर्नमेंट ने बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे भाई साहब? ज्यूज के लिए बनाए थे। पोलिश भी इज ऑल्सो राइट, बट जर्मन्स के लिए नहीं बनाए थे, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ज्यूज इज द मोर सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ हद तक पोलिश वर ऑल्सो द टारगेट ऑफ द जनरल गवर्नमेंट बट नॉट एज मच एज द ज्यूज। नाउ नेम द फिल्म विच वॉज मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर द ज्यूज। इनमें से कौन सी फिल्म ऐसी थी जो बनाई गई थी जिसकी का मेन मोटिव ही था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी बेसिकली, आई एम गिविंग हिंट, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसका मेन मकसद था कि ज्यूज के प्रति जो नफरत है, हम मूवी को बोलते हैं एंटी सिमेटिक नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म। सो द राइट आंसर इज द इटर्नल ज्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गैस चैम्बर्स को हम जो नाजीज थे वो डिसइंफेक्शन एरियाज बोला करते थे। नाउ असर्शन रीजंस वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 नाजीज टू डेथ विच इज करेक्ट। मैनी अदर वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ विच इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, हुआ क्या था? द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन द डिफीटेड जर्मनी। एलाइज नहीं चाहते थे कि वो जो हारी हुई जर्मनी उस पर बहुत हार्श हों, एज दे हैव बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दे वर वेरी हार्श बट नॉट आफ्टर द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के दौरान। ओनली 11 नाजीज को डेथ की सजा दी गई थी और बहुत सारे नाजीज थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी बिकॉज द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन दैम। So that was the main reason. The punishment of Nazis was far short of the brutality and extent of the crime, which is also correct. But it is not the explanation. Explanation में बताया कि the Allies do not want to be harsh on the defeated Germany as they were after the First World War. So the answer will be B. Both are correct, but they are not explaining each other. Assertion: all joined the war उत्साह के साथ, enthusiasm के साथ, all joined the war hoping to gain a quick victory. बिल्कुल सही ये बात है। उनको लगा था, सब जो पावर्स थी कि बहुत जल्दी कोई विक्ट्री मिल जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज, उनको नहीं ये रियलाइज हुआ कि जो वॉर है वो स्ट्रेच हो जाएगी एंड इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और यूरोप के सारे रिसोर्स जो हैं वो ड्रेन हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली, विच इज़ करेक्ट। बहुत बड़ा प्रभाव था साइकोलॉजी, दिमाग से भी और पैसों से भी, फाइनेंशियली भी। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, बिल्कुल यूरोप को एक कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर बोला जाता था कि दे गिव क्रेडिट्स, वो पैसा उधार दिया करते थे और वो डेटर्स में यानी कि उधार लेने वाले बन गए थे, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द सुटेबल वन फॉर दिस। नाउ हिटलर वॉज empowered to sideline and parliament and rule by decree, बिल्कुल सही है। enabling act of 1935 established democracy in Germany, this is wrong। enabling act of 1935 no, enabling act पहली बात तो 3 मार्च 1933 में पास हुआ था और वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं करने वाला था जी, वो डिक्टेटरशिप। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हिटलर वॉज डिक्टेटर, तो ऑप्शन रीजन इज गलत एंड असर्शन इज सही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, बिल्कुल सही। सोवियत यूनियन को जून 1941 में हिटलर के द्वारा अटैक किया गया था। वेट अ मिनट।
नाउ हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। बिल्कुल, इस अटैक के थ्रू उसका सबसे बड़ा जो एम था, लंबे समय से चले आने वाला मकसद था कि वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करना चाहता था, कॉन्कर करना चाहता था, ये उसको पूरा कर रहा था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली, लेट ली लेकिन ली थी। और कब ली थी? जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया और यूएस का एक बेस होता है, नेवी बेस है पर्ल हार्बर में, पर्ल हार्बर इज इन हवाई, उनका नेवी बेस यहाँ पर है और उस पर बॉम्बिंग की थी जापान ने, शुरुआत की। यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ दिस केस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन इसमें असर्शन का दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। ज्यूज को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था नाजी जर्मनी में, बिल्कुल सही है। अंटिल मेडिवल टाइम्स ज्यूज सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। मेडिवल टाइम्स तक ज्यूज ने सर्वाइवल जो था वो सिर्फ ट्रेड और मनी लैंडिंग की वजह से ही किया था, विच इज ऑल्सो करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। तो ज्यूज हैज बीन स्टीरियोटाइप एज द किलर्स ऑफ द क्राइस्ट एंड यूसरर। यूसरर कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जो मनी लैंड करते हैं और बहुत अनफेयर और हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो मनी लैंडिंग तो ज्यूज किया करते थे, बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी कि जो ज्यूज थे वह सफरर थे, विच इज बिकॉज ज्यूज को जो नाजी जर्मन्स थे वो मानते थे कि दे हैव बीन स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर ऑफ द क्राइस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप व्हाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग। बिल्कुल सही, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो टॉप पर थे और ज्यूज को सबसे नीचे एक लेवल में रखा जाता था कि दे वर अगेन लाइक आई सेड दे हैड बीन ज्यूज हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर्स ऑफ द क्राइस्ट। नाउ नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, विच इज ऑल्सो करेक्ट। नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल सेम थी जो कि हिटलर का व्यू था, और हिटलर का व्यू यही था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे वो टॉप पर हैं एंड ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, विच इज correct explanation of our assertion. So option A will be the correct answer. Very important question. Now question number 19, Poland become the laboratory for experimentation is again very correct. Hitler intend to extend German boundary. Hitler German boundaries को extend करना चाहता था by moving eastwards, which is also correct, to concentrate all German geographical बिल्कुल सही assertion को correctly explain कर रहा है our reason. तो option A is the correct answer of this. Now, assertion is Hitler was fanatically interested in the youth of the country. Correct. Hitler was very much interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology, which is also correct. Hitler मानता था कि अगर उसको नाजी सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है देन ही हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, फ्रॉम द यूथ, और वो उसके लिए उसने बहुत सारे काम भी किए थे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर ने नाजी आइडियोलॉजी बच्चों में डालने के लिए, स्टूडेंट में डालने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे। तो इस केस में ए इज द राइट आंसर, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को ये रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड ओनली थ्रू न्यूज़पेपर्स। नाजी आइडियाज को सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाया जाता था, विच इज रॉन्ग एंड वी नो अगर असर्शन रॉन्ग है तो आंसर विल बी डी। सो जो नाजी आइडियाज थे वर स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स वर यूज्ड टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ नाजिज्म। सो बहुत सारे मीम्स का यूज किया जाता था नाजी के आइडियाज को लोगों तक स्प्रेड करने के लिए। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज करेक्ट, रीजन करेक्ट होना ही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। करेक्ट, हर एक जर्मन नाजी नहीं था। Many organized active resistance to Nazism, which is also correct. Braving police repression and death, बिल्कुल सही। असर्शन को रीजन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन विल बी ए। अब नाउ आवर हिस्ट्री इज कंप्लीटेड। These I think 60 to 70 questions are very very important questions of your history. 100% चांसेस हैं कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में से पूछा जाएगा। सो आई होप दीज 20-25 मिनट्स यूजफुल रही होंगी आपके लिए। नाउ मेरे पास मैंने ये हर एक चैप्टर के आपके फुल सिलेबस ऑफ SST इज कवर्ड हेयर इन माय कोचिंग
चैप्टर्स। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरा आपको प्रोवाइड करूं और मैं आगे सिविक्स और जियोग्राफी के भी चैप्टर्स को आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कवर करा दूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय।